Okay, so we will get to the introduction of collections in Java, or we will stick to our application, the bank application that we were developing, and we'll try to incorporate this understanding within this application context only. ठीक है? तो first thing first, what is the general meaning of collections? Collections. General meaning, not about specific about any language or in particular something. Collections क्या मतलब होता है इसका? Something which can collect more than one item, right? तो एक से ज्यादा आइटम का कलेक्शन, इसको हम बोलते हैं सिंपली कलेक्शन. ओके, ठीक है. नाउ array is also a kind of collection which is the most basic collection that is available in almost every language. ठीक है. But there are certain data structures which could be used to simplify your task and to make things much better in context of uh, difficulties that we face with arrays. ठीक है. तो डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, कई तरह के अलग अलग होते हैं. तो इस तरह के जो एपीआईज जावा में लिखे गए हैं, एपीआईज की बात करें तो मतलब क्या हुआ? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस. एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एक जनरल टर्म है जो कोई लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं है. जब भी आपको कोई क्लास या मेथड्स या पैकेजेस, जैसे पाइथन में आपको पैकेज मिलते हैं जिसमें मेथड्स वगैरह होते हैं, राइट, इंपोर्ट करते हैं आप मेथड्स को. ठीक है. सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा, इन सब में आपको क्लास मिलेंगे, क्लास के अंदर मेथड्स डिफाइन होंगे. ठीक है. तो इनका ग्रुप ऑफ क्लासेस आपको मिलेंगे. तो ऑल दीज आर एपीआईज, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेसेस. कि मतलब आपको एप्लीकेशन लिखना है और उस एप्लीकेशन में कोई फंक्शनैलिटी आपको चाहिए जो ऑलरेडी डेवलप्ड है. तो उस फंक्शनैलिटी के मॉड्यूल्स, चाहे वो क्लास लेवल का हो चाहे वो फंक्शन लेवल का हो, उनसे आप इंटरेक्ट कैसे करेंगे, किन फंक्शंस के थ्रू करेंगे. ठीक है. उनको बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस. ठीक है. इंटरफेस का मतलब ही क्या होता है? इंटरेक्ट करना, एक तरह से एक चैनल जो आपको इंटरेक्शन प्रोवाइड करे, राइट. सो इंटरफेस इन दैट सेंस, इंटरफेस नॉट पर्टिकुलर टू जावा आई एम टॉकिंग अबाउट. ठीक है. एक जनरल टर्म भी होता है इस चीज का. एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस जब हम कहेंगे तो इसका मतलब वो सारी क्लास, मेथड्स, पैकेजेस, ठीक है, और उनके अंदर के फंक्शंस जिनको हम कॉल करेंगे अपने किसी पर्पस के लिए. ठीक है. तो जावा प्रोवाइड्स अ लॉट्स ऑफ एपीआईज, दैट मींस सर्टेन क्लासेस व्हिच कंटेन सर्टेन मेथड्स व्हिच कुड बी यूज्ड एज अ डाटा स्ट्रक्चर, अ प्रीडिफाइंड डाटा स्ट्रक्चर. ठीक है. जैसे स्ट्रिंग इज अ क्लास व्हिच इज अ प्रीडिफाइंड डाटा टाइप, a user defined data type. Similarly, we have predefined data structures in Java. ठीक है. So those are nothing but the user defined classes itself, but only difference is that we have not made them, rather the Java people have created that for us. ठीक है. तो there are a number of collections in Java. In particular, some important collections are list, set, queue. ये सब तो जनरल डाटा स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा आपने, राइट. मैप, एक्सेट्रा. ठीक है. की डाटा स्ट्रक्चर है जो आप नॉर्मल भी जब सी विद डाटा स्ट्रक्चर विद सी पढ़ रहे होंगे, आप पढ़ा है ना सब्जेक्ट, तो उसमें आपने देखा था, राइट. तो सेट भी देखा था, क्यू भी देखा था, लिस्ट भी देखा था, राइट. अरे भी एक लिस्ट को ही मेंटेन करता है. ठीक है. लेकिन यहाँ भी हम जो लिस्ट की बात कर रहे हैं पार्टिकुलरली जावा में, दिस इज समथिंग व्हाट वी कॉल एज अ डायनेमिक लिस्ट, और रादर डायनेमिक अरे लिस्ट. डायनेमिक अरे लिस्ट. ठीक है. डायनेमिक अरे लिस्ट, जो लिस्ट हम ट्रिवियली यूज करते हैं, जो अब तक हमने देखा, जैसे कि कस्टमर का ऑब्जेक्ट हम बना रहे थे, अकाउंट का ऑब्जेक्ट बना रहे थे हम कस्टमर क्लास में, अकाउंट का कलेक्शन बना रहे थे,
कस्टमर क्लास में। तो कैसे हम बना रहे थे, हम एक अरे को डिफाइन कर रहे थे कस्टमर अकाउंट्स नाम के वेरिएबल से, और उसके लिए अकाउंट अरे बना रहे थे, राइट? फाइन। नाउ द प्रॉब्लम विद दिस अकाउंट अरे इज it's an array of object of accounts, but it cannot grow and shrink as per the need. पहली प्रॉब्लम, ये डायनेमिक नहीं है, स्टैटिक है। आपको साइज यहाँ फिक्स करनी पड़ रही है, राइट? अगर हमारी साइज अगर 10 से ज्यादा बढ़ जाती है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, एक नया अरे बनाना पड़ेगा। इसके सारे जिसकी साइज ज्यादा हो, ऑफ कोर्स उसकी भी फिक्स साइज होगी, सेक्स तो तभी फिक्स करनी पड़ेगी। फिक्स करने के बाद फिर आप क्या करेंगे कि इसके सारे एलिमेंट को फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स पोजीशन 0 टू इंडेक्स पोजीशन 9, दैट इज 10 एलिमेंट्स, को कॉपी करने पड़ेंगे। फिर इंडेक्स पोजीशन 10 जो होगी, जो कि 11th एलिमेंट होगा, उससे नए एलिमेंट्स आप ऐड करना शुरू करेंगे। देन योर साइज विल बी इंक्रीज्ड एंड देन यू हैव टू लीव दिस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अरे फॉर गार्बेज कलेक्शन। ठीक है? अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को गार्बेज कलेक्ट कराना है तो उसके सारे रेफरेंसेस को आप नल कर दें। यानी एक ऑब्जेक्ट हीप में मौजूद है, मेमोरी में मौजूद है, और उसके एक से ज्यादा रेफरेंसेस हो सकते हैं, है ना, क्योंकि उसका एड्रेस ही तो पास होता है। ठीक है? आप उन सारे रेफरेंसेस को अगर नल कर दें तो उसको पॉइंट करने वाला कोई भी नहीं होगा, है ना? तो जब भी गार्बेज कलेक्शन रूटीन, ठीक है, अपने आप चलती है। जावा में गार्बेज कलेक्शन ऑटोमेटिक होता है, आपको मेमोरी रिलीज नहीं करनी पड़ती है। ठीक है? आपको सिर्फ रेफरेंसेस को नल पॉइंट कराना पड़ता है। जब भी सिस्टम आपका लोड से थोड़ा सा बिजी होगा, होगा उससे कम होगा, तब वो गार्बेज कलेक्शन रूटीन चलाएगा। या जब उसको किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत पड़ रही है तो वो देखेगा, या इन जनरल ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत पड़ रही है तो देखिए कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपके नल को पॉइंट कर रहे हैं, उनके सारे रेफरेंस नल को है, यानी यूज़ नहीं हो रहे हैं, बस मेमोरी में से पड़े हैं, कोई उनको यूज़ नहीं कर रहा है, तो उनको उठा के गार्बेज कलेक्ट करें। तो वो एक तरह का ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन होता है, ठीक है, जावा में, जिसके लिए आपको वरी करने की जरूरत नहीं। एंड दैट्स अ पीस ऑफ माइंड, है ना? वरना हर जगह आपको मैलॉक जहां आप करते थे वहां पे क्या करना पड़ता था, फ्री करना पड़ता था, राइट? एक प्रॉब्लम थी। तो ये चीज आपको यहाँ नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है? अपने आप ऑटोमेटिकली गार्बेज कलेक्शन होगा। हाउ एवर, वाइल वी आर ऑन द टॉपिक, it's a basic interview question as well as comes in most of the exams also. Can we force the garbage collection on our own? So the answer is no. But yes, we can request the garbage collection, and that request will be accepted depending upon the algorithm that is basically maintaining your application within the JVM. तो वो चेक करेगा, अगर उसको लगेगा कि ये सही टाइम है गार्बेज कलेक्शन रूटीन चलाने का तो चलाएगा, अदरवाइज नहीं चलाएगा वो, क्योंकि उसको पता है कितनी मेमोरी मेरे पास है, कितनी मेमोरी ऑक्युपाइड है ना, कब मुझे मेमोरी की जरूरत पड़ेगी, तो वो गार्बेज कलेक्शन रूटीन खुद चलाएगा। ठीक है? और उसको चलाने का तरीका क्या होता है, सिस्टम डॉट जीसी एक फंक्शन होता है। क्या हुआ, कुछ चेंज कर दिया क्या इन्होंने अब की बार? नेट चल रहा है? जस्ट अ सेकंड। फिर करो।
होल्ड ऑन गाइस, अभी शो नहीं कर रहा है, क्यों? नहीं, अभी तक तो यही दिखा रहा है, जावा 18 तक है। हाउ शो नहीं कर रहा है ना, इसलिए मैं देख रहा हूँ क्या रीजन है। अच्छा, ओ, प्रॉब्लम इज आई एम कॉलिंग विद इन द स्टेटमेंट, नहीं यहाँ दिखाएगा ना। क्या भाई, इतना तो बता सकते थे आप लोग। देखो, ये ना, मैं कॉल कहाँ कर रहा था, कंट्रोल इनपुट होता है, क्या होता है इनपुट, क्या बोल रही है, अनरीचेबल कोड, जिसे मैंने उसमें लाके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, सो दिस इंस्ट्रक्शन अगर आप इसका वो देखें, क्या बोलते हैं, जो डॉक्यूमेंट है, इट रन द गार्बेज कलेक्टर इन जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, रन टाइम डॉट जीसीबी होता है वैसे। ठीक है, कॉलिंग द जीसी मेथड सजेस्ट दैट द जावा वर्चुअल मशीन एक्सपेंड एफर्ट टुवर्ड्स रिसाइकलिंग अनयूज्ड ऑब्जेक्ट। अनयूज्ड ऑब्जेक्ट कैसे पता चलेगा उसको, जिसके एक भी रेफरेंसेस ना हो, यानी सारे रेफरेंसेस उसके किसी भी ऑब्जेक्ट के नल हो, लेकिन हीप में वो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता हो अभी, अब उसको हीप से निकालना है। ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देना है उसको। So unused objects in order to make the memory they currently occupy available for the reuse by the Java virtual machine. आपका एप्लीकेशन जब रन कर रहा है, आप रन कमांड दे रहे हैं, रन कर रहा है, तो ये जावा वर्चुअल मशीन इसको एक अलोकेट हुई जो इसको रन कर रहा है। ठीक है, when control returns from the method, the Java virtual machine has made the best effort to reclaim spaces from all unused objects. There is no guarantee that the effort will recycle any particular number of unused objects, reclaim any particular amount of space or complete at any particular time. ये important चीज है कि ये it's just a request. It's a request to the JVM that somehow, being the developer, I am feeling that at this moment of time the garbage collector should run. Now it's about upon the JVM, it has the record of how much of the memory is occupied, how much memory is free, what is the requirement, and depending upon that requirement, and how much your processor is being utilized in serving that application. ठीक है, इन सब का वो ट्रैक करते हुए वो डिसाइड करेगा कि उसको गार्बेज कलेक्शन रूटीन चलाना है, नहीं चलाना है, कितने गार्बेज कलेक्शन करने हैं, कब रोक देने हैं। ठीक है, तो कंट्रोल में गार्बेज कलेक्शन आपके कभी भी जावा में नहीं दिया जाता है। जावा में कई चीजें आपको कंट्रोल में नहीं दी जाती, जैसे पॉइंटर नहीं दिया जाता है, वैसे गार्बेज कलेक्शन भी आपको नहीं दिया जाता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि बेस्ट गार्बेज कलेक्शन का टाइम और किस तरह उसको गार्बेज कलेक्ट करना है, चीज़ों को वो करना कब बेटर होता है। फॉर और दूसरी बात ये है कि जब आपके पास आपके पास ये मैंडेट होता है कि आप मेमोरी को अलोकेट कर रहे हैं तो उसको फ्री भी करें, तो एक फ्री करने का बर्डन होता है जो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। अच्छा, जहाँ भी मैं एग्जिट कर रहा हूँ, रिसोर्सेज को छोड़ रहा हूँ, वहाँ मुझे मेमोरी को फ्री करना चाहिए। अगर आप भूल जाते हैं तो मेमोरी लीक किसी को कहते हैं। ठीक है, अननेसेसरी हो, क्योंकि वहाँ पे ऑटोमेटिकली गार्बेज कलेक्शन नहीं हो रहा है, अब वो आप पे डिपेंड कर रहा है। अगर आप पे डिपेंड कर रहा है तो फिर अगर आपने छोड़ रखा है तो धीरे धीरे क्या होगा, वो मेमोरी ऑक्यूपाई होती जाएगी। कहीं ऐसा हुआ कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट बन रहे हैं किसी लूप वगैरह में, तो बहुत जल्दी आउट ऑफ मेमोरी आप हो जाएंगे। राइट, इसलिए जावा ने इसका कंट्रोल जेवीएम के हाथ में रखा है। राइट, नाउ कमिंग बैक टू द कस्टमर डॉट जावा। अब देखिए, ये कस्टमर अकाउंट जो हमने बनाया था ये था स्टैटिक अरे यूज करके। स्टैटिक अरे इट्स अ कलेक्शन ऑफ अकाउंट्स, राइट, अकाउंट्स ऑब्जेक्ट। राइट, द प्रॉब्लम आपको बताया मैंने, द प्रॉब्लम विद दिस स्टैटिक कलेक्शन इज दैट it's not expandable or shrinkable on its own. ठीक है, we have to, if we have fixed the size, we have to recreate a new array of a larger size or a smaller size and try to copy the elements and then release the reference of the existing array
बाई पॉइंटिंग इट टू नल, ठीक है, ताकि वो गार्बेज कलेक्ट हो जाए। समझ में आ गई? तो अब इसमें इस वजह से ईज देने के लिए डायनेमिक अरे का कंसेप्ट आया और उसको हम बोलते हैं लिस्ट। लिस्ट इनफैक्ट अरे इज अ लिस्ट, लिंक लिस्ट आल्सो इज अ लिस्ट, ठीक है, ठीक है, दोनों ही लिस्ट ही हैं आपके। लेकिन यानी लिस्ट के दो दो कैटेगरी हो गई, एक तो अरे लिस्ट हो गई, अरे हो गया विच इज इटसेल्फ अ लिस्ट, समथिंग विच इज कॉल्ड एज अ लिंक लिस्ट दैट इज अगेन अ लिस्ट। दोनों में डिफरेंस है, क्या है? अरे रैंडम है, लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट क्या है? सीक्वेंशियल है, एलिमेंट बाय एलिमेंट आप सीक्वेंस में प्रोसेस करते हैं ना, एक नोड दूसरे नोड से कनेक्टेड होता है थ्रू अ लिंक, देन सेकंड नोड इज कनेक्टेड टू थर्ड नोड। So if you have a pointer to the first node, you cannot give a index position to jump directly to any of the node. इसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस, वो पॉसिबल नहीं होता है। आप क्या करेंगे, अगर आपको फिफ्थ एलिमेंट पे जाना है तो क्या करेंगे आप, जो आपने नॉर्मल प्रोग्रामिंग सी या डाटा स्ट्रक्चर में करी होगी, क्या करा होगा, नोड टेम्प इज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड, देन टेम्प डॉट नेक्स्ट, टेम्प डॉट नेक्स्ट, टेम्प डॉट नेक्स्ट करते करते आप फिफ्थ नोड पे जाएंगे, वहां जाकर के उस नोड को किसी वेरिएबल में डालेंगे, बोलेंगे फ्री दिस नोड, अगर आपको डिलीट करना है फॉर एग्जाम्पल, एक्सेस करना है तो उसके डाटा को रीड करेंगे, ऐसा करते हैं, राइट? दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट में और अरे में बेसिक डिफरेंस ये है कि अरे जो है वो डायनेमिक एक्सेस आपको प्रोवाइड करता है और लिंक लिस्ट आपको सीक्वेंशियल एक्सेस प्रोवाइड करता है। फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ द फिजिकल मेमोरी एलोकेशन, उस कंटेक्स्ट में अगर बात करें तो अरे क्या है, एक कॉन्टिजियस एलोकेशन है, यानी अगर आपको पता है कि फर्स्ट अरे के फर्स्ट एलिमेंट का ये एड्रेस है, तो अगर वो इंटीजर टाइप का अरे है तो +4 बाइट्स इज द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट एलिमेंट, तो कॉन्टिजियस है, आपको पता है। लिंक लिस्ट में नोड का कंसेप्ट होता है, राइट? नोड मेमोरी में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, वो कहीं से भी उठ करके आ सकता है, आपको बस चेंज करना है लिंक के थ्रू, है ना? तो फिजिकल मेमोरी के कंटेक्स्ट में भी अगर बात करें तो आपका जो अरे है वो क्या है, वो कॉन्टिजियस एलोकेशन है, और लिंक लिस्ट क्या है, इट्स अ स्कैटर्ड, इट्स नॉट कॉन्टिजियस, ठीक है, उनके कनेक्शन आपस में लिंक के थ्रू होते हैं। किस कंडीशन में आप अरे यूज करते हैं, किस कंडीशन में लिंक लिस्ट यूज करते हैं, ये चॉइस आपको करना हो तो कैसे करते हैं चॉइस? है, अगर आपको देखो ये अक्सर इंटरव्यू में पूछते हैं, आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देंगे और पूछेंगे आप ये बताओ कि आप इसमें क्या यूज करोगे डाटा स्ट्रक्चर। अब आप सोचोगे अरे यूज करें, लिंक लिस्ट यूज करें, सेट्स यूज करें, हैश मैप यूज करें, क्या यूज करें हम? हाँ, तो अरे यूज करेंगे। चलो कुछ हद तक आप सही है, लेकिन ये बेसिक क्राइटेरिया फिर भी नहीं है। आप प्रोग्राम के परफॉर्मेंस के बिना पर, परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट के बिना पर ये डिसाइड करते हैं कि आप अरे यूज करने वाले हैं या लिंक लिस्ट यूज करने वाले हैं, पहली बात, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे मैं जो लिस्ट की बात कर रहा हूँ वो डायनेमिक अरे होगा, तो आप ये मान के चल रहे हैं कि अरे की साइज फिक्स का अल्टरनेटिव हमारे पास मौजूद है, विच इज डायनेमिक, ठीक है, जिसमें आपको साइज फिक्स करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऑटोमेटिकली जब उसको लगेगा कि अब आपका अरे फुल होने जा रहा है वो साइज को बढ़ा देगा। अ टिपिकल एल्गोरिथम वर्क्स लाइक, अगर आपका साइज x है तो 1.5x से बढ़ा देगा, ठीक है, ठीक है, सिमिलर रेशियो में वो कम भी करता है, ठीक है। तो इंक्रीज करना साइज को और डिक्रीज करना साइज का वो जेवीएम कंट्रोल में आ जाएगा जब आपको मैं डायनेमिक अरे का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये प्रॉब्लम तो भाई सॉर्टेड है, ठीक है, लेकिन अभी भी उसको हम क्या कह रहे हैं, अरे ही कह रहे हैं, भले डायनेमिक अरे कहें, ठीक है, उसको हम कहेंगे डायनेमिक अरे। और जब हम लिंक लिस्ट की बात करेंगे तो लिंक लिस्ट का मतलब क्या है, दैट्स नॉट एन अरे, उसको इंडेक्स पोजीशन से आप असेस नहीं कर सकते, किसी भी एलिमेंट पे जंप नहीं कर सकते, ठीक है, आपको सीक्वेंशियली चलना पड़ेगा। कौन सा ऑपरेशन लिंक लिस्ट के लिए कॉस्टली होता है और अरेज के लिए सस्ता होता है, चीप होता है? भाई अगर प्रोग्राम आपको दिया गया है कि आपको ये प्रोग्राम डेवलप करना है तो आप पूछेंगे कि कौन सा काम हमको ज़्यादा करना है, ठीक है, लाइफ टाइम ऑफ द एप्लीकेशन में। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट रिक्वायरमेंट आप चूज करेंगे कौन सा हमें डाटा स्ट्रक्चर यूज करना है, ठीक है। अगर दोनों डाटा स्ट्रक्चर सिमिलर काइंड ऑफ डाटा स्ट्रक्चर्स हैं तो
ठीक है, दोनों ही लिस्ट है, लिंक लिस्ट भी लिस्ट है और डायनेमिक अरे, इसको बोलूंगा मैं अरे लिस्ट इन जावा, ये भी एक लिस्ट है। ठीक है, फाइन, दोनों लिस्ट है। लिस्ट मतलब मेंटेन करता है नंबर ऑफ कलेक्शन को एक लिस्ट में। ठीक है, तो फंक्शनैलिटी के हिसाब से, बेसिक फंक्शनैलिटी के हिसाब से तो जो लिस्ट की फंक्शनैलिटी है दोनों सेटिस्फाई करेंगे, राइट। फाइन, किसको किस कंडीशन में किसको प्रेफरेंस देनी है ये डिसाइड आपको करना है। तो आपको एक चीज बताया कि जो अरे होता है उसमें रैंडम एक्सेस होता है और लिंक लिस्ट में सीक्वेंशियल एक्सेस होता है। तो अगर आपको किसी वैल्यू को रीड करना है फ्रॉम इन बिटवीन द अरे, है ना, इन बिटवीन द लिस्ट, जनरल टर्म यूज करूं मैं, और एट द एंड ऑफ द लिस्ट, तो सीक्वेंशियल लिस्ट में आपको पहले एलिमेंट से स्टार्ट करना पड़ेगा और एक एक करके आप ट्रैवर्स करते जाएंगे, लास्ट तक पहुंचेंगे। तो ट्रैवर्स करने का टाइम जो है आपकी कॉम्प्लेक्सिटी में ऐड करेगा। अरे में क्या करेंगे आप, चाहे वो स्टैटिक हो चाहे वो डायनेमिक हो, आप उसका इंडेक्स पोजीशन सिंपली बताएंगे बस। ठीक है, 7th एलिमेंट है, 50th एलिमेंट है, 1000th एलिमेंट है, ठीक है, या n माइनस वन एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट, दैट इज द लास्ट इंडेक्स, राइट, n माइनस वन, अगर साइज n तक है तो 0 to n माइनस वन चलेगी, तो आप इंडेक्स बताएंगे, राइट। तो इसका मतलब अगर रीड ऑपरेशन आपके एप्लीकेशन में बहुत ज्यादा है ना, बार बार आपको किसी डाटा स्ट्रक्चर को एज अ रीड ओनली डाटा स्ट्रक्चर यूज करना है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, तब आप प्रेफर करेंगे वो डाटा स्ट्रक्चर जिसका रीड टाइम कम हो, और फिर आप किस पे जाएंगे, अरे लिस्ट पे जाएंगे। इसमें अरे लिस्ट चीप है और आपका लिंक लिस्ट का ये ऑपरेशन कॉस्टली है। ठीक है, सिमिलरली अगर एलिमेंट्स को बीच में से कहीं से डिलीट करना है तब कौन सा चीप होगा, अरे चीप नहीं होगा, क्योंकि अरे में आपको बीच में से एलिमेंट उठाना है तो उस एलिमेंट को आप डिलीट करने से पहले बाकी जितने एलिमेंट है सबको एक एक पोजीशन शिफ्ट करना पड़ेगा आपको, राइट, या बीच में इंसर्ट करना है तो भी यही कंडीशन है, आपको बीच में जगह बनानी पड़ेगी तो बाकी सारे एलिमेंट को एक एक जगह शिफ्ट करना पड़ेगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि अभी अरे में साइज बची हुई है, जगह बची हुई है तब, ठीक है, ना हो तब तो बात ही अलग है। तो आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, जब शिफ्ट करना पड़ेगा तो इसका मतलब ये ऑपरेशन इंसर्शन और डिलीशन का जो ऑपरेशन है वो नॉर्मल अरेज, चाहे वो स्टैटिक हो चाहे डायनेमिक हो, बोथ कंडीशन के लिए ये आपके लिए कॉस्टली अफेयर है। ठीक है, वेयर लिंक लिस्ट में क्या करना है, आपको बस उस नोड तक पहुंचना है, लिंक को उसका जो मतलब जिस नोड को डिलीट करना है उसके एक पहले नोड तक आप पहुंचेंगे, उस नोड के लिंक को उठाएंगे और उसको अगले एलिमेंट पे एक वेरिएबल को ले जाके वहां पहुंचेंगे, उसके साथ जोड़ देंगे। ठीक है, यानी अगर n1 n2 को आपको डिलीट करना है, n1 उसके पहले का नोड है और n3 उसके पहले का नोड है, तो एक वेरिएबल आप पॉइंट कराएंगे n1 पर, एक वेरिएबल नेक्स्ट करते करते पॉइंट कराएंगे n3 पर, और आप बोलेंगे n1 डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू n3, ये करेंगे। n2 बीच से गया, आप बोलेंगे उसको आपने टेम्प में असाइन कर लिया वेरिएबल में, बोलेंगे फ्री टेम्प, दैट्स इट। इन द कंटेक्स्ट ऑफ सी, अगर यू डोंट हैव टू डू ऑल दिस थिंग्स इन जावा, बिकॉज वो अपने आप डाटा स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहा है, बना बनाया है, राइट, आपको सिर्फ उसमें ऐड और डिलीट जैसा कुछ करना होगा। ठीक है, वो अपने आप ऐड डिलीट कर लेगा, वो कैसे करना है ये सारा वो मेंटेन कर लेगा, वो कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम को आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बट यू हैव टू टेक into your account, into your mind, that if the insertion and the deletion operations are more frequent in your data structure that you are trying to create, then use linked list. If the SS read operation is more, then use either static array or dynamic array. ठीक है, बात समझ में आ रही। डायनेमिक अरे में आपको एक और फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है कि आपको उसकी ग्रो और श्रिंक करने की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है बात। तो लिस्ट बेसिकली, मेक अ नोट, लिस्ट आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज अरे लिस्ट एंड वन इज लिंक लिस्ट। ठीक है, लिस्ट आर ऑफ टू टाइप्स, मैं टाइप भी कर देता हूं यहां पर आपके लिए। लिस्ट आर, इनफैक्ट अगर मैं ये कह रहा हूं थोड़ा सा मैं झूठ बोल रहा हूं, लिस्ट आर मेनली ऑफ, मैं ऐड कर देता हूं, मेनली ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, अरे लिस्ट एंड लिंक लिस्ट। अब देखिए मैं जो लिख रहा हूं ये कैसे लिख रहा हूं, अरे लिस्ट और लिंक लिस्ट को जावा के कोडिंग कन्वेंशन को फॉलो कर रहा हूं, है ना। अरे और लिस्ट के बीच स्पेस नहीं है, ए कैपिटल है, एल कैपिटल है, सिमिलरली गोस फॉर द लिंक लिस्ट। इसका मतलब दीज आर द नेम्स ऑफ द क्लास व्हिच रिप्रेजेंट अरे लिस्ट एंड लिंक लिस्ट, बट बोथ आर द type of both are the types of
लिस्ट सेल्स, लिस्ट का मतलब बेसिक उनका जो फंक्शन है वो ये है, एक लिस्ट को मेंटेन करना, लिस्ट से एलिमेंट को ऐड करना, रिलीज करना या उनको रीड करना। ठीक है, बात समझ में आ रही है? नाउ array list are dynamic arrays। ठीक है, डायनेमिक अरे का मतलब क्या बताया अभी मैंने, कि आपको साइज को ग्रो करने या श्रिंक करने में, यानी साइज को फिक्स करने की जरूरत नहीं है, अपने आप बनाइए, जैसे रिक्वायरमेंट होगी जेवीएम देखेगा और आप एलिमेंट इंसर्ट करते रहेंगे, एट द रन टाइम वो लिस्ट को ग्रो कर लेगा या श्रिंक कर लेगा। श्रिंक इसलिए करते हैं ताकि आप बहुत लार्जर साइज की मेमोरी एलोकेट करके आप मेमोरी को वेस्ट ना करें, राइट। ग्रोथ आप करते हैं जब आपकी लिमिट जो है साइज जो इनिशियली एलोकेटेड है उसके करीब करीब आप पहुंच जाएं, तो अब नए एलिमेंट्स आपको डालने हैं, तो एक सर्टेन अमाउंट, सर्टेन परसेंटेज तक उसकी साइज को इंक्रीज कर दिया जाता है, एंड दैट इज ऑल डन बाय जेवीएम। ठीक है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, तो अब ये जो हमने स्टैटिक अरे बनाया था, इसकी जगह हम क्या कर सकते थे, हम डायनेमिक अरे बना सकते थे, राइट राइट। तो अब इसको हम चेंज करना चाहते हैं डायनेमिक अरे में, ताकि बैंक के अकाउंट, अगर आज हम हमारी पॉलिसी है कि भाई एक बंदे के पास डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं, तो 10 अकाउंट या 3 अकाउंट या 5 अकाउंट हो, कल को पॉलिसी में चेंज होता है तो फिक्स साइज को हम चेंज कर पाए। 1000 हम नहीं दे सकते, 1000 देंगे तो इतनी ज़्यादा स्पेस को हम वेस्ट करना चाह रहे हैं, राइट, वो भी हम नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इस स्टेटमेंट को मैं क्या करता हूँ, मैं कमेंट करता हूँ। ठीक है, और इसके गेटर और सेटर को भी मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ दिस स्टैटिक अरे। ठीक है, नाउ व्हाट आई विल से, array list is the name of the class। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि अभी हमारे पास हमने जो सीखा है उसमें अभी कुछ डिफिशियंसीज है, तो ये जो कोड मैं लिख रहा हूँ दिस इज नॉट द बेस्ट कोड। ठीक है, तो कोई अभी से अगर आगे से जानता हो तो ये क्लेम ना करे सर आपने ऐसा कोड क्यों लिखा, इससे बेहतर लिखा जा सकता था। ठीक है, तो वी विल ट्राई टू मॉडिफाई इट। अभी हम जितना जानते हैं उतने हिसाब से हम कोड लिख रहे हैं। ठीक है, तो अरे लिस्ट नाम दिया मैंने, जैसे टाइप हम बताते हैं, अरे लिस्ट इज द नेम ऑफ द क्लास, स्ट्रिंग एस कहते हैं, राइट। String is the type, S is the variable, array list is the type, which is a dynamic array class predefined in Java as one of the data structures of the collection APIs provided in Java। इन सबको क्या बोलेंगे, कलेक्शन API बोलेंगे हम। ठीक है, डिफरेंट ग्रुप ऑफ डाटा को ये मैनेज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। सो दिस सेट्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर्स और द क्लासेस विच आर among these sets of data structures classes, they are called as collection APIs। ठीक है, नाम भी क्यों रखा गया ये समझ में आ गया, राइट है। अब अरे लिस्ट, अरे लिस्ट किसका बनाए हम, अकाउंट्स का बनाना है, तो हम फिक्स कर दें अकाउंट। ठीक है, ये जो आप लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं जेनेरिक्स, जेनेरिक्स इन जावा। ठीक है, जैसे सी प्लस प्लस में हमने टेम्पलेट पढ़ा था, एग्जैक्टली तो नहीं लेकिन काफी क्लोज से अंडरस्टैंडिंग आप रखिए। ठीक है, तो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज जेनेरिक्स इन जावा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रिक्ट टाइप चेकिंग को फॉलो कर रहा हूँ, यानी इस अरे लिस्ट में आप जो चाहें वो नहीं डाल सकते, अकाउंट जाएगा या उससे कुछ कंपेटेबल जाएगा। कंपेटेबल का क्या मतलब होता है, उसको भी पार करिए क्वेश्चन को, ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, प्रिमिटिव होता तो आप समझ सकते थे कि अगर भाई इंट है तो इंट का कंपेटेबल क्या होगा, शॉर्ट होगा, बाइट होगा, जो उसी टाइप का डाटा एलिमेंट है, कंपेटेबल समझ में आ रहा है। ऑब्जेक्ट के टर्म में क्या कंपेटेबिलिटी का मतलब है ये हम अभी बाद में देखेंगे, जो लोग जानते हैं वेल एंड गुड फॉर देम। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हो गया, हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि जो अरे लिस्ट हम क्रिएट करने जा रहे हैं ये पूरा का पूरा टाइप ही है। ठीक है, जिसमें ये भी आप स्पेसिफाई कर रहे हैं कि इसमें अकाउंट के अलावा किसी और तरह के ऑब्जेक्ट आप नहीं डालेंगे, अकाउंट डालेंगे या उसके कंपेटेबल ऑब्जेक्ट को ही डालेंगे, इसमें स्ट्रिंग नहीं डाल सकते। फाइन, करेक्ट। फिर आपने कहा लेट मी यूज द सेम नेम ऑफ द वेरिएबल कस्टमर अकाउंट्स, स्पेस देके आपने वेरिएबल का नाम बना दिया, राइट, इज इक्वल टू न्यू, बिकॉज इट्स अ क्लास, अरे लिस्ट इज अ क्लास। ठीक है, मैं फिर से क्या बोलूंगा, अरे लिस्ट,
Again, I will specify the generics. In the generics, I will specify the strict type checked type, that is account. ठीक है, और यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर को कॉल करा, सेमी कॉलन दिया। अब ये क्या एरर दे रहा है मुझे, देखिए, अरे लिस्ट कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ टाइप। ठीक है, क्यों? क्योंकि अरे लिस्ट जो क्लास है वो किस पैकेज के अंदर है, देखो, सजेशन भी दे रहा है। क्या मैं इंपोर्ट कर लूं अरे लिस्ट जो कि java.util में है? फाइन, ये आपको सजेशन दे रहा है, यानी अरे लिस्ट क्लास इज इन द पैकेज java.util। फुली क्वालिफाइड नेम क्या होगा इसका अरे लिस्ट का? java.util.array list। फुली क्वालिफाइड नेम अरे लिस्ट का। स्टार्ट का मतलब सभी कुछ, जावा यूटिल के अंदर जो सभी कुछ है वो सभी इंपोर्ट कर रहे हैं। मैं इंपोर्ट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ क्या फुली क्वालिफाइड नेम है। तो जब ये आपसे पूछे फुली क्वालिफाइड नेम मतलब पूरा नाम, पूरा नाम, पूरा नाम। ठीक है, हो सकता है अरे लिस्ट नाम की क्लास किसी और पैकेज में भी मौजूद हो, तो उसको डिस्टिंग्विश हम कैसे करेंगे? फुली क्वालिफाइड नेम से ही तो करेंगे ना, पूरा नाम बताएंगे। अगर दो स्टूडेंट का नाम सेम हो तो हम क्या बोलेंगे? दिस सन ऑफ दिस एंड दिस सन ऑफ दिस, दैट इज द फुली क्वालिफाइड नेम। ठीक है, इसने कहा कि भाई ये हमें नहीं मिल रहा है क्योंकि ये एक अलग पैकेज में है और पैकेज की विजिबिलिटी यहाँ चाहिए, आपको उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, राइट। अच्छा, अब तक जो क्लासेस हम यूज कर रहे थे, स्ट्रिंग कर रहे थे, सिस्टम क्लास यूज कर रहे थे, उनमें तो कभी नहीं हमको कहा, राइट, उनके लिए हमसे कभी कभी कंप्लेंट नहीं करा आपके कंपाइलर ने कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ स्ट्रिंग स्ट्रिंग एस कर दिया, ये शांत है। क्यों? आप देखो स्ट्रिंग का पैकेज क्या है, java.lang। So java.lang is one such package in Java which does not requires its objects to be imported, that is by default imported automatically। ठीक है, लेकिन इनके अलावा अगर और कोई पैकेज है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस पैकेज के क्लास को यूज करने से पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हैं, या तो मैं इसकी सजेशन मान के इस पर क्लिक कर दूं, इंपोर्ट java.util, या कई बार ऐसा होता है आप काफी कुछ कोड अगर लिख लेते हैं, कई सारे क्लासेस की जरूरत है, तो आप कंट्रोल शिफ्ट दबा के ओ दबा दो, अपने आप ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट यहाँ ऐड कर देता है विद शॉर्टकट कीवर्ड। ठीक है, इन इक्लिप्स उसने ऐड कर दिया इंपोर्ट java.util.array list। ठीक है, फाइन। अब ये डायनेमिक करेगा डाटा टाइप थोड़ा चेंज हो गया, तो हमें इसके लिए गेटर और सेटर दोबारा से जनरेट करना पड़ेगा, राइट। राइट क्लिक, सोर्स, क्या करें बताओ? गेटर और सेटर जनरेट करना है मुझे, है? कौन सा ऑप्शन है बताओ? पढ़ नहीं रहे हो भाई लोग? ठीक है, ये तो मैंने अभी बनाए हैं, चेक करने के लिए से दिखा रहा है, अदरवाइज यही मुझे करना है। लेट मी जस्ट से जनरेट। ठीक है, देखो इसके लिए जनरेट हो गया। अब ये सेटर में देखो पैरामीटर क्या ले रहा है, सेम जो राइट साइड ऑफ डिक्लेरेशन यहाँ से यहाँ तक ये चीज ले रहा है, जिसमें वेरिएबल नेम डिक्लेयर्ड है, टाइप डिक्लेयर्ड है। तो क्या बोल रहा है, अरे लिस्ट इंडिकेट्स अ डायनेमिक अरे। जेंडिक्स में जो अकाउंट लिखा है वो स्पेसिफाई कर रहा है कि अकाउंट के ऑब्जेक्ट के लिए बना है ये, और किसी ऑब्जेक्ट के लिए नहीं बना है। अकाउंट या उसके कंपेटेबल ऑब्जेक्ट को लेगा ये, और उस वेरिएबल का नाम क्या हो गया, कस्टमर अकाउंट, जस्ट टू मेक सिंक और पुट द थिंग्स इन सिंक विथ व्हाट इज द एक्चुअल नेम ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, और यहाँ पे चूंकि शेडोइंग हो रही है तो दिस डॉट कस्टमर अकाउंट इज इक्वल टू कस्टमर अकाउंट उसने allocate कर दिया है। जस्ट लाइक previously we used to pass the whole of the array, similarly we are passing the whole of the dynamic array, that is array list। ठीक है, कोई चेंज और ज्यादा नहीं हुआ है। गेट में क्या है, गेटर मेथड में क्या है आपके, गेट कस्टमर अकाउंट को आप कॉल करेंगे तो कस्टमर अकाउंट वेरिएबल को, जो कि ये वाला वेरिएबल है, इसकी वैल्यू को रिटर्न करेगा। और रिटर्न क्या होना चाहिए, रिटर्न टाइप आपने बता दिया अरे लिस्ट ऑफ अकाउंट। ठीक है, ये चीज रिटर्न करेगा। करेक्ट है भाई? कोई डाउट इसमें? दिस इज द फर्स्ट कलेक्शन दैट वी आर लर्निंग। ठीक है, अब देखिए बैंकिंग ऐप जो है ये आपकी एरर शो करने लगा, रेड लाइन क्रॉस आने लगी इस पर। क्यों? क्योंकि वहां पे अरे को हमने यूज करा था, राइट, सिंपल अरे, स्टैटिक अरे को यूज करा था। अब ये क्या बोल रहा है कि भाई अब
मेथड जो सेट कस्टमर अकाउंट है वो तो उसका उसका जो आर्गुमेंट जो आप पास करेंगे उसका तो टाइप चेंज हो गया। अब वो स्टैटिक अरे है नहीं, वो डायनेमिक अरे है। तो ये मेथड आपकी एरर दे रही है, क्या बोल रही है, द मेथड सेट कस्टमर अकाउंट अरे लिस्ट ऑफ अकाउंट, देखो नया चेंज हो गया, राइट। इन द टाइप कस्टमर इज नॉट अप्लीकेबल फॉर द आर्गुमेंट, क्या कह रहा है, आर्गुमेंट अकाउंट ऑफ, ब्रैकेट में बता रहा होगा आपको, राइट। इसका मतलब अकाउंट, ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया, अरे ऑफ अकाउंट हो गया, राइट। तो अब स्टैटिक अरे ऑफ अकाउंट आप पास नहीं कर सकते इसमें, अब आपको क्या चाहिए, डायनेमिक अरे चाहिए, ठीक है। यहां भी देखो आप स्टैटिक अरे यूज कर रहे हो, ठीक है, आपने बनाया तो मैं इसको पहले चेंज करूं, ये दो लाइन को चेंज करूं जिसमें अरे बनाना और अरे में असाइन करना एलिमेंट्स को, ठीक है। तो मैं क्या बनाऊंगा, वापस जाइए अपने कस्टमर क्लास के पास, ये वाली लाइन यहां से यहां तक कॉपी करिए, डिक्लेरेशन यही है, राइट। कंट्रोल सी, बैंकिंग ऐप में आइए, इज इक्वल टू, अभी क्या बज रहा है, अभी चाहिए 11:30 तो होने जा रहा है, तो अभी तो होने जा रहा है, थोड़ा और नेगोशिएट करिए। चलिए ठीक है, ओके गाइस, ठीक है। तो अब क्या है इसमें, आप न्यू, आपको बताया था कि राइट साइड में जो होता है वो टाइप नहीं होता है, बट इट्स अ कॉल टू द कंस्ट्रक्टर, so it's a call to the constructor of array list and which is fixed for the generic account, ठीक है। तो आपने ये बना दिया, कस्टमर अकाउंट बना दिया। अब इसके पहले एलिमेंट में, जैसे आप लाइन नंबर 41 में कह रहे थे कि अरे के पहले एलिमेंट यानी इंडेक्स पोजीशन 0 पे आप अमित अकाउंट नाम का ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर रहे हैं, राइट। वैसे इसमें भी इंसर्ट करना पड़ेगा। आप क्या कहेंगे, सिंपली कहेंगे कस्टमर अकाउंट्स डॉट ऐड मेथड, ठीक है, जो अकाउंट को ले रहा है, ठीक है। अब उसमें आप क्या पास कर देंगे, आप अमित अकाउंट पास कर दिया आपने, आपका काम हो गया। और यहाँ कस्टमर अकाउंट ऑलरेडी जो पास हो रहा है, अब वो क्या चेंज हो चुका है, डायनेमिक अरे में। आपका प्रोग्राम अब कंट्रोल एस सेव कर दीजिए, चलना चाहिए, एरर चली गई, राइट। सारी फंक्शनलिटी वैसे ही होगी जैसे पहले होती थी, करेक्ट। ठीक है यादव। अब अगर मुझे इस अरे लिस्ट के बजाय लिंक लिस्ट बनाना होता तब मैं क्या करता, फॉर एग्जाम्पल कस्टमर में मैं कह रहा हूँ कि जो हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हमें कस्टमर अकाउंट को रीड करने से ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो लिंक लिस्ट ज़्यादा अच्छा डाटा स्ट्रक्चर होगा उस कंडीशन में, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम लिंक लिस्ट चूज करते हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं कि अभी अभी हमारी रिक्वायरमेंट क्या होगी, ठीक है, वो आपको बैंक बताएगा, राइट। तो अगर मुझे लिंक लिस्ट बनाना होता तो मैं क्या करता, आपको यहाँ बताया ना, अरे लिस्ट एंड लिंक लिस्ट दीज आर द नेम ऑफ द क्लासेस। इसी सेंटेंस को आप चेंज करो ना, बताओ फिर से, मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूँ, क्या लिखूं, लिंक लिस्ट लिखूं, हर चीज को रिलेट करने की कोशिश किया कीजिए, करने का तरीका था चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब क्या करूं, अकाउंट जेनरिक में डालूं, लेस देन ग्रेटर सिंबल में अकाउंट, अब कस्टमर अकाउंट वेरिएबल नेम, अब ये डिक्लेरेशन हो गया, इनिशियलाइजेशन अब करना इक्वल टू न्यू, कंट्रोल स्पेस करो अपने आप ही, अच्छा लिंक लिस्ट, ठीक है, इसमें मैं अकाउंट डाल दूं,
फाइन। गेटर सेटर जरूर एरर देने लगेंगे आपके, क्यों? क्योंकि गेटर सेटर जो बने हैं वो किस लिए बने हैं? अरे लिस्ट के लिए बने हैं। अरे लिस्ट को मैंने कमेंट कर दिया है, अब हम लिंक लिस्ट को हम देख रहे हैं, राइट? तो गेटर सेटर हमें फिर से रीजनरेट करना पड़ेगा जो कि लिंक लिस्ट से कंपेटेबल हो, यानी रीड करके लिंक लिस्ट के ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहे हो, और जब हम उसको सेट करना चाहें तो उसके पैरामीटर जो हो वो लिंक लिस्ट टाइप का हो। यहाँ पे अरे लिस्ट ना हो करके लिंक लिस्ट हो, राइट? करेक्ट? बात समझ में आ रही है? तो दो डाटा स्ट्रक्चर आपने देखा। अच्छा, एक तो लिस्ट, एक तो लिंक लिस्ट देखा, एक अरे लिस्ट देखा। ये हमेशा ध्यान में रखना, दोनों ही लिस्ट ही हैं, ठीक है? यानी रिकॉर्ड मेंटेन करने के काम में आएंगे एक ऑर्डर में, ठीक है? फाइन। ओके, सो फॉर नाउ अभी मैं लिंक लिस्ट वाला कोड जो है उसको कमेंट में डाल देता हूँ, ताकि आपके पास रहेगा कि अच्छा हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं रिकॉर्ड के तौर पर, बट अरे लिस्ट से मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है? अब इस कस्टमर क्लास में मैं एक नया मेथड अगर बनाऊं, गेट ऑल कैमल केस, राइट? गेट ऑल कस्टमर्स नेम, ठीक है? फाइन। सारे कस्टमर्स की नेम मैं चाहता हूँ कि वो प्रिंट करे, ठीक है? कस्टमर नेम नहीं, अकाउंट नेम होगा ना, कस्टमर के अंदर तो अकाउंट है ना, राइट? सॉरी, अकाउंट नेम नहीं बल्कि अकाउंट आईडी होगा, अकाउंट में हमारे पास आईडी है, अकाउंट्स आईडी, आईडी, ठीक है? तो जिस कस्टमर ऑब्जेक्ट पे हम इस मेथड को रन करेंगे वो सारे अपने अकाउंट के आईडीज को हमको, मतलब एक कस्टमर के पास कौन कौन से अकाउंट है उनके आईडी को प्रिंट कर दे हमारे लिए, ठीक है? तो ये मेथड मैं डिक्लेयर करना चाहता हूँ। पब्लिक कर दूं, और रिटर्न टाइप क्या डालूं? चलो हम एक काम करते हैं, अभी वॉइड कर देते हैं, ये सिंपली गेट की जगह प्रिंट कर देता हूँ मैं इसको, ये इसी में प्रिंट कर देगा, ठीक है? ठीक है, टू मेक इट मोर सिंपल, ठीक है? प्रिंट ऑल अकाउंट, अकाउंट आईडीज, and that means of that particular customer on which object this method is being invoked, ठीक है? क्लियर है? क्या कोड लिखा जाए इसे बताइए। आपके पास कस्टमर अकाउंट मौजूद है, विच इज अ कलेक्शन, अ लिस्ट, ठीक है? हम क्या करेंगे, इस पे लूप करेंगे, दैट कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ अकाउंट्स, हम इस पे लूप करेंगे, यानी आइटरेट करेंगे, आइटरेट करके एक एक अकाउंट को उठाएंगे, उनमें उनके अंदर से आईडी को निकालेंगे, उसको प्रिंट कर देंगे, ठीक है? क्या कोड करूँ लूप करने के लिए बताइए, आइटरेट करने के लिए क्या कोड लिखूँ इस पर? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, ये बताओ पहले। जैसे अरे पे आप आइटरेट करते थे, एक एक एलिमेंट को अरे को उठाते थे, उसको प्रिंट करते थे, ठीक है? सिंपली यहाँ भी वही करना है हमें। फॉर लूप क्या लिखूं बताओ, फॉर क्या करूं? अच्छा, एडवांस फॉर लूप पढ़ा लिया आप लोगों ने, फॉर ईच लूप पढ़ाया है मेरे ख्याल से, एडवांस फॉर लूप नहीं पढ़ाया है? अच्छा, एक तो ट्रिवियल फॉर लूप होता है जिसमें तीन चीजें होती हैं जो आपने देखा है, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन सम कंडीशन, आई प्लस प्लस, एंड इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेक एंड इंक्रीमेंटेशन। जब आप किसी कलेक्शन पे आइटरेट करते हैं तो एक उसका ज्यादा आसान वर्जन फॉर लूप का अवेलेबल होता है, ठीक है? जावा में है और कई सारी एडवांस लैंग्वेजेस में होता है, ठीक है? जावा में ऐसा नहीं है कि जावा ने खुद इंट्रोड्यूस करा था, इसने खुद कॉपी कहीं और से करा था, ठीक है? ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आपका सिंपल सा सिंटेक्स है, आप क्या करेंगे कि कॉलन लगाएंगे बीच में, कॉलन के लेफ्ट साइड कुछ होगा, राइट साइड कुछ होगा फॉर के अंदर, ठीक है? राइट साइड में आप नेम देंगे कलेक्शन का, कस्टमर अकाउंट्स, ये नाम था ना, वेरिएबल का नाम यही था ना,
कस्टमर अकाउंट्स, राइट। आप कलेक्शन का नाम देंगे यहाँ पर, वेरिएबल जो ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स को, और उस कलेक्शन में जो एलिमेंट्स हैं वो इंडिविजुअल एलिमेंट जिस टाइप के हैं उस टाइप का वेरिएबल एक डिक्लेयर करेंगे लेफ्ट साइड पे। यानी अब क्या कहेंगे, अकाउंट टाइप का है तो अकाउंट ए, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, OUNT है ना, ठीक है। अब ये लूप में कर्ली ब्रेसेस से आप शुरू कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, इसमें क्या होगा, ये इस कलेक्शन को, अगर वो सिंपल अरे होता तब भी काम करता, सिंपल अरे होता तब भी काम करता, ठीक है, उसमें भी यही बात होती, वेरिएबल नेम कस्टमर अकाउंट तब भी मैंने बनाया था सेम नेम से, उसको राइट साइड रखते, अकाउंट नाम का ही ऑब्जेक्ट होता है लेफ्ट साइड में, ठीक है, उसमें भी काम करता है। इंटीजर टाइप का अगर अरे होता तब क्या होता, यहाँ पे इंट ए कहता मैं, और जो अरे इंट ARR अगर होता, मान लो फॉर एग्जांपल उसका नाम इंट ARR होता, अगर इंटीजर अरे होता तो उसको मैं कॉलम के राइट साइड में रखता, तो इंटीजर पे वो अरे पे वो आइटरेट करता है, एक एक एलिमेंट को ए में डालता जाता है, तो तरीका वही रहेगा। जब भी किसी भी कलेक्शन की आप बात करेंगे, चाहे वो बेसिक अरे हो या किसी भी टाइप का कलेक्शन हो, कलेक्शन मीन्स ग्रुप ऑफ एलिमेंट, तो ग्रुप ऑफ एलिमेंट का जो वेरिएबल है वो कॉलम के राइट साइड में जाएगा, और जिस टाइप के एलिमेंट्स उसके अंदर हैं उनका एक वेरिएबल आप यहाँ बना देंगे। अब ये क्या करेगा, ये फॉर लूप चलता रहेगा जब तक फुल लेंथ ऑफ दैट कलेक्शन, जितने भी एलिमेंट उसके अंदर कलेक्शन में मौजूद है, ठीक है, जितने मौजूद हैं। फुल लेंथ का मतलब ये नहीं कि अगर एक अरे है, अरे में हमने 10 का साइज डिक्लेयर कर रखा है, 5 ही एलिमेंट है तो 10 तक नहीं चलेगा, वो 5 तक ही चलेगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है, उतने। हाँ, कस्टमर अकाउंट डॉट लेंथ हमें देखना पड़ता है, अगर सिंपल अरे होता या इसमें हो सकता है कुछ और चीज़ हो, ठीक है। बेसिकली हमको 3 चीज़ों की करनी पड़ती, ट्रैक रखना पड़ता है, इंक्रीमेंट भी अपने से करना पड़ता है, यहाँ इंक्रीमेंट भी हमको अपने से नहीं करना पड़ रहा है, राइट, इंक्रीमेंट वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा हमारा एफर्ट बच जा रहा है और कोड में सिंप्लिसिटी आ रही है। आप कोड देख के समझ रहे हैं, अच्छा राइट साइड में कॉलम के जो है वो एक कलेक्शन है, लेफ्ट साइड में उस कलेक्शन के जिस टाइप के एलिमेंट्स हैं इस कलेक्शन में उसका एक वेरिएबल है, और इसी वेरिएबल में एक एक एलिमेंट आइडेंट होकर के आएगा, हमें जो करना है इस वेरिएबल के साथ करना है, ठीक है, फाइन। अब इस वेरिएबल के साथ हमें करना क्या है, प्रिंट ऑल अकाउंट्स आईडी, तो मैं क्या करूं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है, क्या प्रिंट करते हैं इसमें बताइए, ए वेरिएबल डॉट गेट अकाउंट नंबर, दैट्स इट। और चूंकि प्रिंट एलन है तो हर बार न्यू लाइन में जाता रहेगा ये, ठीक है, भाई। अब वापस जाते हैं अपने बैंकिंग ऐप में, जहाँ पे हमने अकाउंट कस्टमर इन सब के ऑब्जेक्ट बनाए थे, ठीक है। यहाँ पे आप आके देखिए कि हमने अमित के लिए, अमित जो ऑब्जेक्ट बनाया था उसके लिए एक अकाउंट बनाया था, और उसे एक अकाउंट को हमने ऐड करा था, राइट, राइट, एक आध अकाउंट और बना देते हैं हम, जनधन अकाउंट अमित हमने बना तो रखा है, राइट, इसको ऐड करते हैं, ठीक है, कैसे ऐड करें बताइए, अमित डॉट सेट कस्टमर अकाउंट, वो तो पूरा का पूरा लेता है लिस्ट को, यानी इससे पहले हमें करना पड़ेगा, राइट, कस्टमर अकाउंट्स डॉट ऐड, ठीक है, जनधन अमित, ठीक है, अमित अकाउंट भी आ गया, जनधन भी आ गया, क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें देखिए, डुप्लीकेट लोकल वेरिएबल जनधन कहीं और हमने कर रखा है क्या, सेमी कॉलन की वजह से क्या, ठीक है, दो अकाउंट बनाया था हमने अमित का, फाइन, दोनों अकाउंट हमने अमित कस्टमर के अंदर ऐड कर दिया, और ये किसमें गया है, ये अरे लिस्ट विच इज द डायनेमिक अरे, इट्स अ पार्ट ऑफ द कलेक्शन एपीआई इन जावा, उसको यूज करके हमने इसमें सेट कर दिया है, करेक्ट। अब इन दोनों अकाउंट का अकाउंट नंबर, यानी ये अकाउंट नंबर और ये अकाउंट नंबर हम प्रिंट करना चाह रहे हैं, राइट, क्या करें हम, अमित नाम का कस्टमर है तो क्या करें हम बताइए, स्टॉप पॉइंट से ठीक पहले चलिए करते हैं, अमित किसका ऑब्जेक्ट है, कस्टमर का, डॉट मेथड क्या था, प्रिंट ऑल अकाउंट्स आईडी,
फाइन, ये प्रिंट कर देगा हमें सारे अकाउंट की आईडीज को, करेक्ट। लेट्स रन एंड सी, प्रिंट कर दे रहा है, ठीक है। तो आज आपने क्या सीखा, एक तो एडवांस फॉर लूप सीखा, ये जो लूप मैंने आपको बताया ना इसको बोलते हैं एडवांस फॉर लूप इन जावा, और इन जनरल टर्म्स इन ऑल अदर लैंग्वेजेस इट इज कॉल्ड एज फॉर ईच लूप। नाम समझ में आ रहा है, यानी फॉर ईच एलिमेंट ऑफ द कलेक्शन गेट दैट एलिमेंट एंड डू वॉट एवर यू लाइक। समझ में आ रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, कस्टमर में आइए, दिस फॉर लूप इज एडवांस फॉर लूप और फॉर ईच लूप कहेंगे, दोनों नाम से आपको मिल सकता है इसका रेफरेंस, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब हम सर नेगोशिएट करके गए हैं 11:40 के लिए, तो मैं बंद कर देता हूँ, अटेंडेंस ले लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है भाई।